है। बस केवल आप इन सवालों के जवाब जो है ध्यान से सुनिए और आपकी सारी टेंशन जो है खत्म हो जाएगा। आज आपको मिलवाते हैं भट्ट सर से, जो कि एज ए काउंसलर आपके सवालों का जवाब देंगे। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज के समय में माता पिता अपने बच्चे पर सबसे अधिक किस प्रकार का दबाव डालते हैं? ज्यादातर बच्चे ही पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालते हैं तो आजकल के दिन में। तब भी हम बता आपने पूछा इसलिए बता रहे हैं पेरेंट्स किस किस फील्ड में बच्चों के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट, बच्चा चाहता है कॉमर्स ले लें, आर्ट्स ले लें, तो पेरेंट जबरदस्ती उसको साइंस की तरफ मोड़ते हैं। तो वो कर नहीं पा रहा है, तब जबरदस्ती हो रहा है यहाँ। तो ये एक दबाव ये हुआ है। दूसरा दबाव ये है, पेरेंट्स चाहते हैं वो कोटा भेजे। कोटा में वो पेरेंट्स ज़्यादातर सोचते हैं तो कोटा जैसे भेजते हैं उधर से प्रोडक्ट निकलेगा, वो सीधा आईआईटी पहुंचेगा, ऐसा होता नहीं है। तो आप चाहते हैं उसको कोटा भेज दें, बच्चा वो चाहता नहीं है और दबाव में आ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है, ज़्यादातर नहीं, हालांकि इनपुट में थोड़ा कमी है। फ्यू पेरेंट्स बोल सकते हैं वो बच्चे को हॉस्टल में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ उनका फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, वो हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। तब बच्चा अगेन वो टेंशन में आ जाएगा। ये सारे सर्टन फील्ड है वहाँ बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का दबाव है। लेकिन ज़्यादातर केस में पेरेंट्स के ऊपर बच्चा ही ज़्यादा दबाव डालता है आजकल के डेट में। आपने देखा होगा, हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में देखते हैं, पेरेंट्स हम लोग साथ में आगे रोने लगते हैं। तो मेरा बच्चा है, ये मेरा सुनता नहीं है। अब बात ये है, बच्चा पेरेंट्स को क्यों नहीं सुन रहा है? आपका पेरेंट्स आपके लिए क्या-क्या कर रहा है? आपका पेरेंट्स है, आपके लिए अपना पूरा जो हैप्पीनेस है, आपके लिए कुर्बान कर रहे हैं, तब भी आप उनकी बात तो नहीं मानते हैं। हमने ये देखा है, मोबाइल नहीं दिया है, नया मोबाइल नहीं दिलवाया है, खाना नहीं खाएँगे। नई बाइक नहीं दिया है, स्कूल नहीं जाएँगे, कोचिंग नहीं जाएँगे, वहाँ नहीं जाएँगे, खाना नहीं खाएँगे और इस टाइप का चीज़। तो ये ज़्यादातर पेरेंट्स के ऊपर बच्चे ही दबाव डालते हैं। तो एक और चीज़ पेरेंट्स से हम ये कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक मुझे एक कहानी याद आ रही है, यूट्यूब और कहीं अखबार में पढ़ा है। ये बिजनौर के पास, बिजनौर आपने देखा होगा, बिजनौर। हाँ, हाँ, वहाँ बिजनौर पता है। हाँ, इसके बारे में हमने अखबार में देखा था। वहाँ एक गन्ने का जो खेत है, ये तेंदुआ 2-4 तेंदुए वहाँ पड़े रहते थे। तो उनको पकड़ लिया और वो जंगल में छोड़ने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन बाद में देखा गया है, ये जंगल में शिकार करने लायक ही नहीं रहे। ना ये दौड़ पा रहे थे, ना पेड़ में चढ़ पा रहे थे। मतलब वन विभाग ने ये डिसाइड किया है, ये तो एक्चुअली फॉरेस्ट के लिए फिट है ही नहीं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए है, अ, उस फील्ड में तेंदुओं को बहुत ही आसान शिकार मिल रहा था। शिकार मतलब वहाँ कोई बछड़ा है, नील गाय है, और इनका आराम से शिकार करके वही सोता है, खाता है, सोता है, खाता है, सोता है, अपना वेट बढ़ा दिया और अपना काम भूल गया। तो पेरेंट्स का सजेशन ये है, यदि आपके बच्चे को आपने इस तरह बिजनौर का तेंदुआ कभी नहीं बनाना है। आपने जो पूछा है, हम ज़्यादातर ये नहीं समझ रहे हैं, तो इसमें पेरेंट्स के ऊपर मतलब बच्चों के ऊपर पेरेंट्स ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। ये हो सकता है बहुत कम है, हाँ। लेकिन हम ऐसा भी ना करें, सुख सुविधाएँ देते जाएँ, देते जाएँ, देते जाएँ कि बच्चा अपने आप से एफर्ट करना ही भूल जाए। हाँ। क्योंकि अगर बच्चा अपने आप से कुछ एफर्ट करेगा तभी वो कुछ इनोवेटिव कर पाएगा। तो हमें सुख सुविधाएँ देनी चाहिए बच्चों को, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए कि बच्चे स्पून फीडर हो जाएँ और फिर वो अपने आप से कुछ क्रिएटिव करना ही भूल जाएँ। जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि तेंदुए वाला, अगर उसको प्रिपेयर्ड शिकार मिल रहा था, बिल्कुल पहले उसको शिकार करना ही नहीं पड़ रहा था, ऐसे ही फूड मिल रहा था उसको, तो वो शिकार करना ही भूल गया। तो जब बच्चों को हम इस तरीके की सुविधाएँ देते रहेंगे, तो बच्चे खुद से कुछ नया करना है या खुद से एफर्ट करना ही भूल जाएँगे। सर, आप लोगों से अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो पेरेंट्स का रवैया कैसा होना चाहिए? एक्चुअली बात ये है, बच्चा कमज़ोर क्यों है? सबसे पहले हमें सोचना है, देख लीजिए हम 12th में जाके पूछते हैं और कितने लोगों को 90% लाना है? सारे बच्चे हाथ उठाते हैं। ऐसा नहीं है मुझे जस्ट पास होना है, हमें 90% नहीं चाहिए, हमें 50, ऐसा कोई नहीं बोलता है। सबको नंबर चाहिए और सब पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। उसको
साइंस उन्हें नहीं आती है, तो आपके पास आर्ट्स है। अब आर्ट्स भी इंटरेस्ट नहीं है, कॉमर्स है वो भी इंटरेस्ट नहीं है, तब आप ढूँढिए बच्चे के पास क्या टैलेंट है। टैलेंट इसका क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ढूँढिए उसी में उसको भेज दीजिएगा। ये लास्ट ऑप्शन है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यू हैविंग एन ऑप्शन। तो आज के डेट में यहाँ देख लीजिए किसी भी फील्ड में बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उस फील्ड में वो जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, ये आज के डेट में किसी भी फील्ड में। मान लिया किसी को यूट्यूबर बनना है, मतलब उसको इंटरेस्ट है इस पे, और वो बना सकता है आराम से, वो लाइफ कैरियर उसमें ले सकता है। और गिटार बजाना है और म्यूज़िक फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं आज के डेट में। किसी भी फील्ड में जाएँगे, लेकिन उसमें जो भी फील्ड सिलेक्ट किया उसमें फुल डेडिकेशन होना चाहिए। और इसलिए हम पेरेंट्स से ये बता रहे हैं। तो आपका बच्चा कमज़ोर है, तो सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करिए कमज़ोर क्यों है, उसको सॉल्यूशन ढूँढिए। और तब भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब आप देख लीजिए इसके अंदर क्या टैलेंट है और क्या इंटरेस्ट है। उसके टैलेंट और इंटरेस्ट किस रास्ते में, बच्चे को उसी रास्ते में ले जाइए, तब वो फ़ेल कभी नहीं होगा नहीं। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन के लिए का आंसर हम इस तरीके से देना चाहेंगे कि अगर बच्चा मैथ्स और साइंस में नहीं कुछ कर पाया, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या पेरेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही फ़ील्ड नहीं है सिर्फ़ कि सिर्फ़ मैथ्स वाले ही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं या सिर्फ़ साइंस वाले ही बच्चे ही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर फ़ील्ड की अपनी एक हर सब्जेक्ट की एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो हमें अगर बच्चा किसी मैथ्स और साइंस में नहीं कर पा रहा है, किसी भी वजह से, कोई भी बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं, तो हमें पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि उस रीज़न को देखें क्या है और उसकी प्रॉब्लम को समझें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। लेकिन अगर नहीं बच्चा कर पा रहा है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखें कि बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे का रुझान किस तरफ है और जैसा उसका रुझान है, उसके हिसाब से हम उसको जो है कोर्सेस ऑप्ट करवा सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करा सकते हैं और अब तो बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस आ गए हैं। ठीक है? वोकेशनल कोर्सेस बच्चा ले सकता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स सीबीएसई में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सीबीएसई में 10+2 में भी हैं और आगे ग्रेजुएशन में भी हैं बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस। उनको बच्चा करके और उस फील्ड में जो है बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो हमें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हमें बच्चे के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना चाहिए। कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी स्किल तो नहीं है, जो थोड़ा-सा पढ़ाई से हट के है, जैसे कि पेंटिंग है, बच्चा बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहा है बहुत अच्छी या बहुत अच्छे जो है स्केच बना रहा है, तो हमें उसके इस हिडन टैलेंट को पहचानना होगा और उसी फील्ड में उसे मोड़ना होगा, ताकि वो उस फील्ड को सेलेक्ट करके और उसमें आगे बढ़ सके। सर आप लोगों से अगला सवाल है कि बच्चे के पैदा होने के पहले ही माँ बाप जो है बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं। आप दोनों लोग बताइएगा कि ये कहाँ तक सही है। एक्चुअली बात ये है, किसी का फ्यूचर इंसान डिसाइड नहीं करता है। इंसान सिर्फ़ ये कर सकता है, फ्यूचर को बढ़िया बना सकता है, जो फ्यूचर है उसको थोड़ा अच्छा कर सकता है। पेरेंट्स ये अननेसेसरी टेंशन लेते हैं इस बात में, ये तो है, हमने बहुत जगह देखा है। और बच्चे का पैदा होने से पहले ही वो स्कूल ढूँढने लगते हैं और वहाँ एडमिशन करेंगे, यहाँ एडमिशन करेंगे, वहाँ नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ क्यों नहीं होगा, अब मुझे वहीं होना है। तो इस टाइप की चीज़ बड़ी अभी यहाँ लखीमपुर में देखा मैं, बड़े-बड़े सिटियों में तो ये बहुत ही कॉमन हुआ है आजकल। पहले से डिसाइड करें उसका क्या करें। और इससे होगा क्या है, होगा सिर्फ़ इतना ही है, पेरेंट्स खुद ही टेंशन में आएँगे, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक पर्टिकुलर स्कूल वो चाहते हैं और पर्टिकुलर स्कूल में भेजने के बाद वो चाहते हैं वो बच्चा ये बने, पर्टिकुलरली जो भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो, और वो हो नहीं पाता है। जब हो नहीं पाता है तब पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होता है, एंग्ज़ायटी टाइप की एक चीज़ हो जाती है धीमे-धीमे। एंग्ज़ायटी बाद में धीमे फोमे में कन्वर्ट होता है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब उस वक़्त हमने मतलब 4 साल के बाद ये सोच रहे हैं, उस वक़्त हमने किया नहीं है और करना चाहिए था। आज की डेट में हमें ये करना है, ये नहीं हो पा रहा है। तो इसमें एंग्ज़ायटी, पेरेंट्स एंग्ज़ायटी के शिकार हो जाएँगे, इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप फ्यूचर किसी का पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप जो सोचेंगे ज़रूरी नहीं है वो हो जाए। बच्चा, आप चाहते हैं बच्चे को ये बनाएँ, लेकिन बच्चा कुछ और बनना चाहेगा। और मान लिया बच्चा बड़ा होने के बाद बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन हुआ है, तो आप उसको क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उसको बल्ला पकड़ने नहीं दे रहे हैं आप, इसके बल्ला छीन रहे हैं आप, तो ये तो गलत कर रहे हैं ना। तो इसलिए
पहले से फ्यूचर किसी का डिसाइड ना करें। बच्चा जैसे डेवलप होता जाएगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, खुद ही वो बताएगा उसको होना क्या है, और खुद ही आप भी टेस्ट कर सकते हैं उसका रास्ता, उसके लिए व्हिच वन इज़ बेटर, ये आप कर सकते हैं। पहले इसका सोचने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप करेंगे और खुद ही परेशान रहेंगे बस। इस क्वेश्चन के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स अपनी लाइफ में जो नहीं कर पाए, वो इच्छाएं जो हैं वो बच्चे पे थोपना चाहते हैं। जैसे कि वो अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे थे और वो नहीं बन बन पाए किसी भी वजह से, तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो आईएएस ऑफिसर बन जाए। अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे थे और नहीं बन पाए किसी वजह से, तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो डॉक्टर बन जाए। तो वो अपने आप को बच्चों में जीना चाहते हैं। ये भी एक उनका जो है, ये भी एक रीजन है जो वो बच्चों पे इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। आप दोनों से मैं अगला सवाल जो जानना चाहता हूँ कि मार्क्स जरूरी है या टैलेंट? दो चीज़ बोली है, एक मार्क्स एक टैलेंट। ये मार्क्स और टैलेंट में कोई रिलेशन नहीं है। मार्क्स बिल्कुल अलग चीज़ है, टैलेंट बिल्कुल अलग चीज़ है। हम अब मार्क्स के हिसाब से हम टैलेंट ढूँढेंगे तो सिर्फ़ पढ़ाई की बात होगी, बात कुछ भी नहीं है। एक्चुअली लाइफ़ में जो टैलेंट होता है, टैलेंट का मतलब क्या है? बच्चे के पास हर बच्चे के पास एक टैलेंट होता है। थोड़े लोग ऑलराउंडर होते हैं, इनके पास एक से ज़्यादा टैलेंट होता है। लेकिन कुदरत ने हम लोग में ये दिया है कि हर इंसान के पास एक टैलेंट होता ज़रूर है। लेकिन ज़रूरी ये होता है वो टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करें, ढूँढें। कौन सा टैलेंट बच्चे के पास कौन सी टैलेंट है, बच्चे को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता। एक्चुअली एक्चुअली पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनता है बच्चे को टैलेंट क्या है, उसको आप ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद उसका डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद वो कामयाब हो जाएगा। तो कामयाब होगा तो आप उसका लाइफ तो एक सक्सेसफुल लाइफ होगा। तो माँ और दूसरा आपने जो बोला है, और मार्क्स का मतलब मार्क्स का टैलेंट आता है, इससे पढ़ाई में होता है। अब उसके बारे में बोल रहे हैं। अब बच्चा सिर्फ मार्क्स के लिए ही पढ़ रहा है, ऐसा हम लोग लगता है सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा है। तो मार्क्स लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर। मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस आज की डेट में ज़्यादा है नहीं, थोड़ा कुछ है एडमिशन के लिए हो सकता है। लेकिन आपको आपने पहले क्या होता, मेरिट में नौकरी सब मेरिट में मिलती थी, अब ऐसे नहीं है। आपका एंट्रेंस देना है, इंटरव्यू देना है, एंट्रेंस देना है। तो एंट्रेंस में आप तभी क्लियर कर पाएंगे आपको नॉलेज हो पढ़ते वक्त। एक और चीज़, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 11th तो होम एग्ज़ाम है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और 12th में गए, अब तो हमें मार्क्स की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर क्लास 8th 9th 10th 11th 12th जो भी पढ़ाया जा रहा है, हर टॉपिक की जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम ये बोल रहे हैं, सी नॉलेज इज़ मच बेटर देन मार्क्स। मार्क्स भी ज़रूरी है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है टैलेंट, स्किल्स, जो हम क्लास 8th से लगाकर और पूरा 12th तक सीखते हैं। हर एक क्लास में एक एप्रोप्रिएट सिलेबस है और हमें हर क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये नहीं सिर्फ नंबर आते चले जा रहे हैं रट के और हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं हमारे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल शार्प होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी हम उसको आगे जब हायर क्लास में आएंगे, 11th 12th में आएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होंगे, तभी हम उनको अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि अब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, केवल नंबर आते चले जा रहे हैं, तो फिर हम उतना सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और जब हम कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखेंगे, तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने सिर्फ रट लिया है और समझा नहीं है, तो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं कर पाएँगे और हमारा रटा-रटाया ज्ञान जो है, वो धरा का धरा रह जाएगा। आप लोगों से मेरा ये आखिरी सवाल है कि क्या सफलता का मतलब पैसा या पोस्ट होता है या कुछ और? एक्चुअली लाइफ में जिसको संतुष्टि है उसकी ज़िंदगी ही सफल है। और जिसके लाइफ में संतुष्टि नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। और आज के डेट में ज़्यादातर लोगों को जीना आता ही नहीं है। तो पैसा कमा रहे हैं उसी को ज़िंदगी मानते हैं। जीना नहीं आता है, और ज़िंदगी भर 50-60 साल के बाद तक पैसे के पीछे भागते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है इनके पास इतना पैसा होता है लेकिन ज़िंदगी सिर्फ़ इतनी बची होती है। इतनी ज़िंदगी है, इतना पैसा, इसको जैसे भी इतनी ज़िंदगी जो बची है,
तब उनका पता चल जाता है और हम लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। आपका कैन यू रिमेन इन हैप्पी स्टेट? आपकी ज़िंदगी में आप खुश है, नहीं है? आप खुश नहीं है, तो आप सक्सेसफुल लाइफ आप नहीं जी रहे हैं। और हैप्पीनेस कैसे गेन करेंगे? आपको ये पता होगा, हैप्पीनेस हम लोगों पर डिपेंड करता ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों का। अपना हैप्पीनेस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका सैलरी कम है, तो आप बहुत चिंतित रहते हैं। अरे, आप बार-बार देखते हैं, अरे वहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, वो है, ये है। प्राइवेट स्कूल होना ज़रूरी नहीं है, कंपनी कहीं भी हो, यही बात। ओके, अब एक सिचुएशन आपको दे रहे हैं, आप मान लीजिए आप किसी भी कंपनी हो, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका सैलरी और फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी फैसिलिटी है, वो आपसे कम है। तो आपका जो इनकम है, आपका जो फैसिलिटी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बाकी लोगों का कम हुआ है। जैसे ही बाकी लोगों का कम हो जाएगा, तुरंत अपना हैप्पीनेस एकदम ऊपर की तरफ जाएगा। आप खुश होंगे उस वक़्त, पहले अनहैप्पी फ़ील कर रहे थे, अब आप खुश फ़ील करेंगे। इसका मतलब ये हुआ है, जो आपका हैप्पीनेस जो होता है, ये डिपेंड नहीं करता आपके पास क्या है। आपका हैप्पीनेस डिपेंड करता है दूसरे के पास क्या है। जिस दिन आप ये समझेंगे, आपका हैप्पीनेस आप ही को आपके पास क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड है, उस दिन आपका लाइफ़ सक्सेसफुल होगा। अब जब तक आपका हैप्पीनेस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, आपका लाइफ कभी सक्सेस नहीं होगा। हैप्पीनेस के बारे में एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। को मंत्री जी है, पता है, इन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मुझे अभी याद आ रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं। उन्होंने बताया, पॉलिटिक कोई भी एक नेता है, वो एमएलए बनना चाहता है। जब तक एमएलए नहीं बना, वो बहुत कोशिश करता है एमएलए बनने के लिए, और बनने से पहले एक बार एमएलए बन जाए और ज़िंदगी बन जाएगी। जिस दिन वो एमएलए बन जाए, उसके बाद उसको खुशी वहाँ आती नहीं है, वो उसका सोच होता है, अब ये एक बार मंत्री बन जाए, ठीक है, इसके बाद मेरी लाइफ़ बन जाएगी। जब मंत्री ब जैसे ही मंत्री बनेगा तब भी वो खुश नहीं होता है, वो सोचता है अब मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री बनेंगे, ओके, तब तो मेरी लाइफ़ बन गई। जिस दिन मुख्यमंत्री 5 साल, 10 साल रहेगा, इसके बाद उसका नज़र सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। जब तक प्रधानमंत्री ना बना, वो खुश नहीं रहता है, वो ज़िंदगी भर खुश नहीं रहता है, और सब कुछ उसके पास है, क्या नहीं है? एवरीथिंग ही हैव, मतलब वो पूरा दुनिया भर जानता भी है, एवरीथिंग ही हैज़, लेकिन वो हैप्पीनेस उसके पास नहीं होती है। अब हैप्पीनेस हम क्या उसको बोल सकते हैं इसका ज़िंदगी सक्सेसफुल है? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। जब हम ये अपनी लाइफ में सोचते हैं कि जो चीज़ें हमारे हमको मिल गई हैं और उसी में हमें बिल्कुल सैटिस्फाई होना चाहिए। और जब हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास ये है, लेकिन उसके पास तो ये है, तो बस वही हमारे दुःख का कारण है। तो हमें सबसे पहले तो कंपैरिज़न जो हमारे दिमाग में चल रहा है दूसरों को लेकर कि उनके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। तभी हम जो है खुश हो पाएँगे। वरना क्या होगा कि हमारी इच्छाएँ जो हैं वो अनंत हैं। हमको अभी कोई चीज़ मिल गई तो फिर हमें उससे आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वो मिल गई तो फिर उससे आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो इच्छाएँ की कभी जो है खत्म नहीं हो सकती हैं। तो हमें कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए दूसरों से, और जो चीज़ें हमारे पास हैं उन उसमें संतोष करना चाहिए। तभी जो है हम अपने आप को सक्सेसफुल मान सकते हैं। आपको अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज़ हमको दिल्ली जाना है और बिल्कुल हमारी बस जो है बिल्कुल छूटने की कगार पे है और थोड़ा हम लेट हो गए हैं, और तो फिर हमारे मन में एक ही चिंता रहती है कि किसी तरीके से हम बस पकड़ लें, कहीं बस छूट ना जाए। और सपोज़ हम बस स्टॉप पे पहुँच गए और देखा, अरे! बस खड़ी है। तो फिर अब हमारी इच्छा ये होती है कि कहीं जो है हमको अंदर बैठने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर हम चढ़े बस के ऊपर और सीट हमको दिख गई, अरे हाँ, सीट है। फिर हमारी अगली इच्छा ये होगी कि किनारे वाली सीट है या नहीं है। फिर किनारे वाली सीट भी मान लेते हैं मिल गई हमको। तो फिर किनारे वाली सीट बैठने के बाद हमारा नेक्स्ट थॉट हमारे दिमाग में ये आएगा कि हमारा पड़ोसी भी अच्छा मिल जाए। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। इच्छाएँ नई-नई हमारे दिमाग में आती जाएँगी, ठीक है? और हमारे अंदर जो दुःख का कारण यही हमारी इच्छाएँ ही हैं। तो हमें इच्छाओं पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा, और तभी हम अपने मन
को जो है खुश रख सकते हैं। आज जो है सर, आप लोगों से मैंने कुछ सवाल लिया और आप दोनों लोगों ने इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया, और इसमें लाइफ के बहुत सारे फार्मूले भी छुपे हुए हैं जो शायद लोगों के काम आएगा, और हम सबका मकसद भी यही है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और मैं आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी सर। जो आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और आपके साथ मुझे और भी वीडियोज आगे मैं बनाऊंगा। साथ में सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें, और आपको अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कंटेंट मिलेगा जो कि बहुत ही फायदे वाला होगा। थैंक यू।